नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि एनसीईआरटी 11th और 12th में आपको कोई चैप्टर के रूप में देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको हर चैप्टर में 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी देखने को मिलते रहते हैं। चैप्टर का टॉपिक का जो नाम है वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, इसके साथ साथ मैं आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में भी बताऊंगा। लॉगरिथमिक फंक्शन से पहले आपको मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आपने शायद इसका नाम सुना होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप लोगों ने ये शब्द कई बार इन्वेस्टमेंट सेक्टर में सुना होगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है, या फिर किसी देश की जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। बॉस, जब भी कभी इन्वेस्टमेंट पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बात करते हैं, पॉपुलेशन में होने वाले इंक्रीज या फिर डिक्लाइन की बात करते हैं, तो उस सिचुएशन में इन सब चीज़ों में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे काम आता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या, उस चीज़ को बेटा मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, जब भी कभी किसी पॉजिटिव कांस्टेंट की पावर, पॉजिटिव कांस्टेंट की पावर अगर कोई वेरिएबल है, तो इस सिचुएशन को बोला जाएगा क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपने इसके कई सारे उदाहरण देखे होंगे, y बराबर 2x, कई बार आपने इसको देखा होगा, y बराबर 3x, y बराबर 4 की पावर sin x। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, ये सभी हमारे लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सिर्फ 2, 3, 4, जैसे 2, 3, 4 मैंने लिखा है, 2, 3, 4 के अलावा भी एक ई नाम से चीज़ होती है, उसकी पावर x आ जाती है। बच्चे ज़्यादातर एक्सपोनेंशियल के रूप में इसको देखते हैं, y इक्वल टू ई की पावर x को। तो बॉस, अगर कभी पूछ लिया जाए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या, तो आप लोगों ने जवाब देना है fx इक्वल टू a की पावर x, fx इक्वल टू a की पावर x। अब यहाँ पर एक कंडीशन होगी, वेयर दिस a, ये जो a है बेटा, ये जो हमारे लिए a है, ये दिस a शुड बी मोर देन 0, दिस a शुड बी मोर देन 0 एंड दिस a कांट बी इक्वल टू 1। ये रूल है भाई, ठीक है जी। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि 2 की पावर x, 2 की पावर आप कुछ भी रख लो, 1, 2, 3, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 2 की पावर में पॉइंट में भी आप कोई नंबर ले सकते हो, 0.5, इसका मतलब होता है √2। ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हो। इरेशनल नंबर बनेगा, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। लेकिन मान लीजिए बेस में ही, जैसे 2 ना लिखकर मैं क्या लिख देता हूँ, -2। अब -2 की पावर अगर मान लेते हैं x है, -2 की पावर है x, तो सोचिए x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, तो आपको सॉल्व करके कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन जब भी कभी आप इसको फ्रैक्शन में रख देंगे, फ्रैक्शन में लाइक अगर आप इसको मान लेते हैं 0.5 रख लो, 0.5 का मतलब कितना होता है, 1/2 रख लो, तो इसका मतलब सोचिए इसने क्या बन जाना है, इसने बन जाना है रूट के अंदर -2, जिसको कि आप इवेलुएट नहीं कर पाते हैं। तो बॉस, ये जो डेफिनेशन है यहाँ पर याद रखिएगा, बेस में हमेशा क्या होना चाहिए, कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अब वो पॉजिटिव नंबर आपका 1 से बड़ा भी हो सकता है, यानी कि 2, 3, 4, और वो पॉजिटिव नंबर आपका 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है, यानी कि y की वैल्यू 0.2 की पावर x हो सकती है, y की वैल्यू 0.3 की पावर x हो सकती है, इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन बेस में कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, बेस में कभी भी कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब बेस में कभी 1 भी नहीं होना चाहिए। जरा सोचिए, 1 की पावर आप कुछ भी रख लो यार, 1 की पावर आप 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, ठीक है, तो आंसर ने हमेशा क्या आना होगा, आंसर ने हमेशा 1 ही आना होगा। तो भैया ये इसके लिए डिफाइंड नहीं है, ओके। तो हमने करना क्या है, जब भी कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेगा तो मेन जो इसकी डेफिनेशन बनी भाई लोग, जो इसकी जो डेफिनेशन बनी वो क्या बनी कि दैट इज fx की जगह आपको मालूम है, fx की जगह हम लोग y भी लिख लेते हैं, कि जब भी कभी y इक्वल टू ई की पावर x होगा, जब भी कभी y इक्वल टू ई या फिर a की पावर x होगा, a की पावर x, तो इसको हम बोला करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ओके। अब जैसे a लिखा है, अब देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपसे बोलता हूँ fx इक्वल टू 2 की पावर x, ओके। अब अगर इसका ग्राफ बनाना हो, इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं हम, तो देखो ये टेबल बनानी आप लोगों को आती है,
ये टेबल बनानी आप लोग को आती है बेटा। इस टेबल के जरिए हम लोग इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। जरा सोचिए, इधर x इधर y। सोचिए अगर मैं x की जगह 0 रख दूँ, x की जगह अगर मैं 0 रख दूँ तो बताइए इस सिचुएशन में 2 की पावर 0 आंसर विल बी 1। अगर मान लीजिए मैं x की जगह 1 रख दूँ, मैं x की जगह रख देता हूँ 1 तो आंसर विल बी 2। अगर मैं x की जगह रख दूँ 2 तो आंसर विल बी 4, 3 रखने पे आंसर विल बी 8, 4 रखने पे आंसर विल बी 16। अच्छा सोचिए मैं अगर x की जगह कोई नेगेटिव नंबर रख दूँ यानी कि -1, क्या नेगेटिव नंबर रखा जा सकता है x की जगह? आप बोलेंगे यस, 2 की पावर -1 आंसर विल बी 1/2 यानी कि आपका आंसर ने क्या आ जाना है 0.5। आपका आंसर आ जाएगा 0.5, आंसर ने बन जाना 0.5। थोड़ा x की जगह और कोई नेगेटिव नंबर रखो, -2 रख के देखो, 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 ये 1/4 बन जाएगा। 1/4 का मतलब 0.25। ऐसे अगर -3 रखो तो और कम होता रहेगा। आप x की वैल्यू को जितना ज़्यादा कम करोगे, जितना ज़्यादा नेगेटिव करोगे, इस x की वैल्यू को जितना ज़्यादा नेगेटिव करोगे आप, तो y की वैल्यू जो आएगी उस y की वैल्यू ने कम होते रहना है, कम होते रहना है, 0 के क्लोज जाते रहना है, लेकिन कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना, कभी भी नेगेटिव नहीं आना। आंसर हमेशा छोटा होता रहेगा, 0.5, 0.25, 0.125, थोड़ा और कम होता रहेगा, लेकिन कभी भी 0 नहीं बनेगा। थोड़ा सा तो जरूर रहेगा ही, y की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी जरूर, लेकिन 0 कभी भी नहीं हुआ करेगी। तो देखो इस बेसिस पे हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, इस आधार पर इसका ग्राफ बनाया जा सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और इधर अपना 1 2 3 4। ओके, अब जरा सोचिए कि जब x 0 था तो y की वैल्यू 1 थी, जब x 0 था तो y की वैल्यू 1 थी, जब x 1 था तो y की वैल्यू 2 थी, जब x 2 था तो y की वैल्यू 4 थी। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर की साइड जाता रहेगा, ऊपर की साइड जाता रहेगा, ठीक है। और जब x को -1 रख रहे थे तो y की वैल्यू 0.5 थी, जब x को हमने -1 रखा था तो y की वैल्यू 0.5 थी। तो यहाँ से ऐसे जब x को हमने -2 रखा था तो y की वैल्यू 0.25 थी। तो ये और कहीं x जब -2 तो y की वैल्यू 0.25, तो यहाँ से पीछे आता रहेगा, पर कभी भी ये x एक्सिस को टच नहीं करने वाला, कम होता रहेगा पर कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये हो गया आपके लिए y इक्वल टू क्या, ये आपके लिए ग्राफ हो गया y इक्वल टू 2 की पावर x। ये ग्राफ है y इक्वल टू 2 की पावर x का। अब जरा सोचिए अगर यही चीज़ अगर 2 की पावर x ना होकर क्या होता, 3 की पावर x होता, y इक्वल टू 3 की पावर x। तो सोचिए अगर इस x की जगह 0 रख दिया जाए तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी कि इसने भी यहीं से जाना है, कहाँ से 0,1 से। x की वैल्यू को आप 2 रख लीजिए, x2 तो y की वैल्यू विल बी 9। अच्छा x की वैल्यू अगर 1 रखें तो y की वैल्यू विल बी 3, x1 तो y 3 ऊपर यहाँ आ जाएगा कहीं, तो यानी कि ऊपर इस तरह से चले जाएगा और यहाँ से नीचे आता रहेगा उसी की तरह। तो ये आपका क्या हो गया y इक्वल टू, ये आपके लिए हो गया y इक्वल टू 3 की पावर x, y इक्वल टू 3 की पावर x। ऐसे अगर मैं बोलूँ y इक्वल टू 4 की पावर x का भी आप ग्राफ बना सकते हो, y की पावर 5x का भी बना सकते हो, लेकिन जो भी बनेगा उसने जाना कहाँ से होगा, उसने जाना होगा 0,1 से, उसने जाना होगा 0,1 से। ये बन गया 3 की पावर x का। ओके, फिलहाल ये जो मैंने बनाया था ये 2 की पावर x के लिए था। सो गाइज, सो जब भी कभी हमें बोले कि y इक्वल टू अगर a की पावर x है एंड जो a है वो ग्रेटर देन 1 है, जो a है वो हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो इसका ग्राफ कैसा रहा करेगा। तो आप लोगों को इसका ग्राफ मालूम हो चुका है भैया, पॉजिटिव साइड से नेगेटिव की साइड चलते रहो। इंक्रीजिंग ग्राफ है, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाएंगे, x की वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ आपकी y की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। सो ये आपके लिए हो गया y इक्वल टू a की पावर x, और ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये y एक्सिस को कट कर रहा है ये पॉइंट हो गया आपके लिए 0,1। ओके, और ये जो कर्व जा रही है ये कभी भी x एक्सिस को टच नहीं कर रही होगी। ये वो सिचुएशन है जब a क्या है ग्रेटर देन 1। ये देख लिया आप लोगों ने 2 की पावर x, 3 की पावर x। लेकिन आपकी एक सिचुएशन और क्या हो सकती है, बच्चों, मान लीजिए y इक्वल टू a की पावर x हो, लेकिन जो a है वो 0 और 1 के बीच में है। देखो भाई लोग, मैंने क्या बोला था कि जो a है, रूल क्या है, a आपका 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है,
लेकिन a की वैल्यू 1 कभी भी नहीं हो सकती, a की वैल्यू 1 नहीं रखनी है, ठीक है। अब सोचिए एक इंटरवल ये है जब जब a की वैल्यू क्या है 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, और एक सिचुएशन क्या है जब a की वैल्यू क्या है 0 से लेकर 1 के बीच में। तो उस सिचुएशन का ग्राफ मैं यहाँ बना चुका हूँ, ये आप लोगों ने देख लिया है। अब सेकेंड सिचुएशन क्या है, जब हमारा a जो है वो 0 और 1 के बीच में है। इसके लिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं हम ले लेते हैं y इक्वल टू 0.5 ले लेते हैं, मान लेते हैं 0.5 की पावर x, y इक्वल टू 0.5 की पावर x। तो जरा समझिएगा बच्चों, y इक्वल टू है 0.5 की पावर x। तो अब क्या होगा बेटा, x है y है, तो जरा सोचिए x की वैल्यू को पॉजिटिव रखो, इंक्रीज करो, x की वैल्यू को इंक्रीज करो। मैं अगर मान लेता हूँ x 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू तो 1 आना है भाई। x अगर 0, किसी भी नंबर की पावर 0, किसी पॉजिटिव नंबर की पावर 0, तो आंसर विल बी 1। x 0 तो y 1, ठीक है। x को इंक्रीज करो, x 1 तो y विल बी 0.5। x को और इंक्रीज करो, x को 2 रखो, 0.5 की पावर 2 विल बी व्हाट 0.25। देख रहे हैं आप, x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं तो y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी कि इस बार ये इंक्रीजिंग ग्राफ नहीं होगा, इस बार ये डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। हाँ जी, x को 3 रखूंगा तो 0.5 की पावर 3, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 कितना बन जाएगा 0.125। ओके। ऐसी अगर मैं अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि x की वैल्यू को नेगेटिव रखो, नेगेटिव यानी कि -1, x की वैल्यू को अगर नेगेटिव कर दिया जाए यानी कि -1 कर दिया जाए, तो 0.5 की पावर जब आप -1 लिखेंगे तो इसमें क्या बन जाना है 1/0.5, और 1/0.5 का मतलब कितना हो गया बेटा, इसने बन जाना है 2। बात समझ में आ रही बच्चों। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूँ इसकी वैल्यू को अगर मैं रख दूँ -2, 0.5 की पावर -2, तो इसमें क्या बन जाना है 1/0.25। नाउ दिस विल बिकम व्हाट 4। गाइस अब ये अपन के लिए 4 बन जाएगा। बात समझ में आ रही बच्चों। हाँ जी, यहाँ तक किसकी कोई दिक्कत। तो देखिए अगर मैं इसको -2 रखता हूँ तो 0.5 की पावर जब मैं -2 रख रहा था बेटा, तो उसने 1/0.5 का स्क्वायर बनना था, जिस वजह से उसने 0.25 बन जाना था और उसका आंसर कितना आ जाना था 4 आ जाना था। तो लो भाई ये क्या बन गया 4। यानी कि इस बार जो है थोड़ा पंगा है भैया इसमें, इस बार जो कर्व होगी हमारी, लो भाई लोग x को 0 रखा तो y 1, ये यहाँ से आएगा भाई, x 0 तो y 1, x को इंक्रीज किया, x को 1 रखा तो y 0.5, x को 1 रखा तो y 0.5, x को 2 रखा तो y 0.25, x को 3 रखा तो तो आप देख सकते हैं x के क्लोज जाता रहेगा, लेकिन कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि आप x को कितना भी इंक्रीज कर लो y की वैल्यू कम जरूर होगी लेकिन कभी 0 नहीं होगी। ओके, सो ये ऐसे क्लोज जाता रहेगा बच्चों। अच्छा, x अगर -1 था तो y 2 था, तो आप देख सकते हैं ये इस टाइप से ऊपर की साइड चला जाएगा। सो गाइस ये ग्राफ होगा किसका, y इक्वल टू 0.5x का। तो आप कह सकते हैं बेटा इस सिचुएशन में कि जब भी कभी ये a 0 और 1 के बीच में हो, जब भी कभी बेस 0 और 1 के बीच में हो, तो उस सिचुएशन में ग्राफ विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, x को तो इंक्रीज कर रहे हो लेकिन y डिक्रीज हो रहा है। और जब भी कभी x 1 से बड़ा था, जब भी कभी बेस जो था a वो 1 से बड़ा था, उस सिचुएशन में क्या होगा, फंक्शन का जो ग्राफ होगा क्या होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू के इंक्रीज होने से y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। सो गाइज इस सिचुएशन में याद रखिएगा जो ग्राफ हमारा हुआ करेगा वो कुछ इस प्रकार से दिखा करेगा, और ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन, ये पॉइंट हो गया 0,1, और ये आपके लिए हो गया y इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ। सो गाइज इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ये हमारा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप इसमें एक बात समझ गए होंगे कि इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x की जगह तो कोई भी नंबर आ सकता है, x की जगह आप कोई पॉजिटिव नंबर भी रख सकते हो, नेगेटिव नंबर भी रख सकते हो, x कुछ भी हो सकता है। यानी कि हमारा जो डोमेन होगा, डोमेन विल बी रियल नंबर। लेकिन अगर बात करी जाए रेंज की,
अगर बात करी जाए रेंज, रेंज का मतलब y की वैल्यू क्या क्या आ रही है, तो आप देख सकते हैं y की वैल्यू भैया, y की जो वैल्यू है कभी ज़ीरो नहीं हो रही, y की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो रही, y की वैल्यू हमेशा ऊपर ही जा रही है, y की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल कभी भी नहीं है, ना ही कभी नेगेटिव है, y की वैल्यू ज़ीरो और इन्फिनिटी के बीच में कुछ है भाई। 0.1 हो सकती है, 0.01 हो सकती है, लेकिन जीरो कभी नहीं होगी, नेगेटिव कभी नहीं होगी। सो गाइस ये डोमेन हो गया, ये अपन के लिए रेंज हो गया। तो ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ही एक ई नाम की चीज़ भी होती है। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ही बॉस एक ई नाम की चीज़ भी होती है। अब वो ई क्या चीज़ है वो भी बताता हूँ। एक ई नाम का एक इर्रेशनल कांस्टेंट होता है, इर्रेशनल कांस्टेंट। अब इरेशनल कांस्टेंट आप लोग जानते हैं, जैसे पाई की बात की जाए, पाई भी क्या है, कोई इरेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3.1415 डॉट 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 ऐसी चलती रहती है। नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि नॉन रिपीटिंग है और कभी नॉन टर्मिनेटिंग भी है, कभी खत्म नहीं होगी भाई। तो पॉइंट के बाद चलता रहता है आगे तक, और हर बार एक डिफरेंट नंबर आता है, तो इरेशनल नंबर है। वैसे ये ई नाम का भी एक इरेशनल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/0 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल एंड ऐसी सो ऑन भाई लोग। ये अपन का चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। सो इस ई की जो अप्रॉक्स वैल्यू आती है वो क्या आती है 2.7183, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। कुछ स्टूडेंट्स ने 2 प्लेस तक इसको याद कर रखा होता है 2.72, कुछ स्टूडेंट्स ने इसको 3 प्लेस तक याद कर रखा होता है, मैंने इसको 4 प्लेस तक याद रखा हुआ है, क्योंकि मेरे बीकॉम ऑनर्स में और बीकॉम प्रोग्राम जो कोर्सेज होते हैं हमारे कॉमर्स स्ट्रीम के, तो वहाँ पर ये ई का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करता था। ये हमारे इंटरेस्ट कैलकुलेशन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ आता था, तो इसलिए हमको ये याद रखना पड़ता था। बाकी जो हमारे 11th-12th के स्टूडेंट हैं वो इसको भी याद रखेंगे और इसको भी याद रखेंगे। एक्सपोनेंशियल सीरीज़ में ये कुछ इस टाइप से होती है, और इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू आती है वो ऐसी आती है। सो गाइज अगर कभी fx इक्वल टू दे दिया जाए ex, fx इक्वल टू दे दिया जाए ex, क्योंकि ये e जो है, दिस e इज़ ग्रेटर देन 1, दिस e इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसलिए इसका जो ग्राफ होगा इट शुड बी इंक्रीजिंग ग्राफ x अपन के लिए y, और ये कुछ इस टाइप से चल जाएगा आगे तक भाई, इंक्रीजिंग ग्राफ। ये पॉइंट आपके लिए क्या हो गया 0,1, x0 तो y1, और ये आपके लिए हो गया y इक्वल टू e की पावर x। बात समझ में आ रही बच्चों? ये था अपन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब चलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन पे। तो भाई लोग अब तक आप लोगों ने सीखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। अब देखो आप लोगों ने जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने एनसीईआरटी में अभी ना इन्वर्स ऑफ फंक्शन नाम का टॉपिक नहीं पढ़ा है। जब आप 12th क्लास में आएंगे तो चैप्टर 1 में रिलेशन फंक्शन में ही इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन नाम की चीज़ होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि fx इक्वल टू है 2x, fx इक्वल टू है 2x, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स जो हैं, जैसे लाइक 1 की इमेज क्या होगी 2 की इमेज क्या होगी 4, 2 की इमेज क्या होगी 4। ये 4 आपने कैसे बताया? आपने इस डेफिनेशन को देखकर बताया। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरे सेट में कोई एलिमेंट है 10, दूसरे सेट में कोई एलिमेंट है 10, बताइए ये 10 पहले सेट में किससे कनेक्टेड होगा? आंसर आपको मालूम है, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन यहाँ पे होती इस टाइप से, और तब आपको मैं बोल दूँ कि यहाँ पे 10 है, बताओ वो यहाँ के किससे कनेक्टेड होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम लोगों को इन्वर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखिए जैसे fx 2x के इक्वल था, तो इन्वर्स क्या होता है भाई? इन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं, इस fx को मान लेते हैं y, और यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, और x की वैल्यू क्या आ जाती है y/2। इस x की वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? f इन्वर्स बोलते हैं, f इन्वर्स y/2। और इस f इन्वर्स y को आप क्या लिख सकते हैं? f इन्वर्स x भी लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा x/2। बाकी इन्वर्सिबिलिटी के लिए 1/2 बाइजेक्टिविटी नाम की एक चीज़ होती है जो कि 12th क्लास का टॉपिक है, उसके ऊपर मेरा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है रिलेशन फंक्शन क्लास 12th का, आप उसे वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी ये जो f इन्वर्स x है ये हमारे लिए x/2 है। जैसे अगर मुझे जानना है कि 10 की प्री इमेज क्या है, ये 10 पहले सेट में किससे कनेक्टेड है, तो आप यहाँ सिंपल क्या करेंगे, y की जगह 10 रख देंगे, तो 10/2 योर आंसर विल बी 5, यानी कि ये जो 10 था वो किससे कनेक्टेड था? 5 से कनेक्टेड था। तो यानी कि दूसरे सेट
के एलिमेंट पहले सेट में किससे कनेक्टेड है उसको जानने में इन्वर्स हमारी मदद करता है। अब देखिए मैं आपसे बोलता हूँ y इक्वल टू 2 की पावर है x, y इक्वल टू 2 की पावर x, x हमारे लिए क्या है, पावर कह सकते हैं इसको, और हम क्या कह सकते हैं, डिग्री भी बोलते हैं भाई हम लोग, है ना, और इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं एक्सपोनेंट, ये सब चीज़ बोली जाती है। इस डिग्री की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, सॉल्व करके आपको वैल्यू मिलेगी, आपको मिलेगी वैल्यू। इस 2 को हम क्या बोलते हैं, बेस, इस 2 को हम बोलते हैं बेस। ओके, अब देखिए जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि x2 तो आप आंसर क्या कर देंगे 4, मैं बोलूँ कि x है 6 तो आप आंसर कर देंगे 64, ठीक है। मैं अगर आपसे बोलूँ कि x 10 है, या फिर x जो है हमारा, मुझे मालूम नहीं है x का, लेकिन मुझे ये मालूम है कि इधर 512 आ रहा है, अब बताओ x क्या होना चाहिए। ये 512 है पर हमें इस बार x की वैल्यू नहीं मालूम, यानी कि इस बार मुझे y मालूम है और मुझे इस बार x की वैल्यू नहीं मालूम, तो मैं इस x की वैल्यू को जानना चाहता हूँ, और आपको मालूम है इस x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इस x की वैल्यू को ही बोला जाता है क्या, इन्वर्स। तो गाइस जब भी कभी हमें किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना हो तो इसके इन्वर्स को फाइंड करने के लिए हम लोग एक नया फंक्शन बनाते हैं, और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो इन्वर्स है उस इन्वर्स को लॉगरिथमिक फंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लॉगरिथमिक फंक्शन। मैं इसको एक बार लिख देता हूँ तरीके से, देखिए पूरा समझ में आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम कैसे दिखाते हैं, y इक्वल टू a की पावर x, y इक्वल टू a की पावर x। यहाँ पर x हमारे लिए क्या था, ये x थी हमारे लिए डिग्री या फिर पावर, y क्या था हमारे लिए, y था हमारे लिए वैल्यू, ये a तो भैया कांस्टेंट है, हमारे लिए बेस है। दो वेरिएबल है, एक है x एक है y, ठीक है। तो इसका जो इन्वर्स होता है, जो इन्वर्स होता है वो बन जाता है y इक्वल टू लॉग, आगे लिख दिया जाता है x, और इस लॉग के यहाँ नीचे छोटा सा एक a लिखा जाता है। अब देखिएगा जब हम बात करते हैं इन्वर्स की, तो इन्वर्स में x y में बदल जाता है, y x में बदल जाता है, यानी कि पहले x का मतलब था डिग्री और y का मतलब था वैल्यू, लेकिन इस बार y का मतलब क्या होगा हमारे लिए, डिग्री, और x का मतलब हमारे लिए क्या होगा, x का मतलब हमारे लिए होगा वैल्यू। अगर समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बेटा मैं आपसे बोलता हूँ लॉग, बेस में छोटा सा लिखो 2 और यहाँ पर लगा दो 8, आपसे इस चीज़ की वैल्यू पूछ ली जाती है, ठीक है। आपसे लॉग पूछा गया है, लॉग पूछा गया है यानी कि आपसे डिग्री पूछी गई है, ओके। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता था तो आपको x गिवन होता था, आपसे वैल्यू पूछी जाती थी, लेकिन इस बार बेटा उल्टा होगा, इस बार आपको वैल्यू गिवन होगी और आपसे डिग्री पूछी गई होगी। सर अभी भी कम समझ में आया होगा, तो देखो पूरा क्लियर होगा, डोंट वरी। जरा सोचिएगा, बेस है 2 हमारे लिए बेस है, इस 2 की पावर में क्या रखूं कि आंसर 8 आ जाए, सोचो जरा, 2 की पावर में क्या रखा जाए कि आंसर 8 आ जाए, कि आंसर 8 आ जाए। तो गाइस आप सभी को आंसर मालूम है, 2 की पावर में रखना पड़ेगा कितना, 3, और आंसर तभी हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। 2 की पावर में जब आप 3 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये हमारे लिए लॉग है, ये 3 जो है ये हमारे लिए लॉग है, लॉग यानी एक्सपोनेंट है, पावर है, डिग्री है, ओके। अगर कम समझ में आया कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैं एक और एग्जांपल दूंगा बेटा, लॉग बेस में इस बार मैं दे देता हूँ 5, बेस में है 5 और इधर दे दिया 25, वैल्यू दे रखी है वैल्यू 25 बेस 5, वैल्यू 25 बेस 5। बताइए 5 की पावर क्या रखी जाए जिससे वैल्यू 25 आ जाए। सोचो, अब कुछ बच्चे छूटते हैं 5 बोल देते हैं कि भैया 5 × 5 क्या होता है, 25 होता है। अबे नहीं मेरे भाई, हमको यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि कितने से मल्टीप्लाई करके 25 आएगा, हमसे पूछा गया है कि इस 5 की पावर में क्या रख के आंसर 25 आएगा। तो आंसर आपको मालूम है, जब 5 की पावर 2 होती है तभी तो आपका आंसर क्या आता है बेटा, 25 आता है।
बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ जी, ये है लॉग हमारे लिए। अब देखो इसको ढंग से समझाएंगे, थोड़ा और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह सारी चीज़ बताऊंगा बेटा। देखो वैल्यू सोचो जरा, सोचो बेस में 10 और दे दिया 1000, वैल्यू है 1000, बेस में कितना है 10। बताइए log 1000 टू द बेस 10, सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? सोचो दिमाग लगाओ। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं सोचिए इस बात को, इस 10 की पावर को कितना रेस करूं, 10 की पावर को कितना लाऊं जिससे कि आंसर 1000 आ जाए। 10 की पावर 1 पे आंसर 10 आता है, 10 की पावर 2 पे आंसर 100 आता है, 10 की पावर 3 पे आंसर कितना आ जाता है? 1000 आ जाता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये हमारे लिए होता है लॉग फंक्शन। इसमें किसी को कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई दिक्कत? अगर समझिएगा, ये जो लॉग आपने देखा है, अगर मान लीजिए मैं दे देता log 1, मैं आपको दे दूँ log 1। अब सोचिए बेस में है 2 और एंगल में है 1, या फिर वैल्यू है 1, तो सोचिए 2 की पावर क्या रखी जाए कि आंसर 1 आ जाए? 2 की पावर क्या रखी जाए जिससे आंसर 1 आ जाए? तो सोचिए किसी भी नंबर की पावर कुछ भी रखने पर आंसर 1 कब आता है? जब पावर को क्या रखा जाता है? पावर पे जब रखा जाता है 0। सो गाइज हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 0। तो देखो ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेंगी। जब भी आपसे लॉग पूछा गया है, लॉग पूछने का मतलब आपसे डिग्री पूछी गई है, इस बेस की डिग्री क्या रखूं कि आंसर 1 पहुंच जाए? तो आप सभी ने आंसर क्या करना है? आंसर विल बी 0। अब जरा सोचिएगा, अब लगाओ भाई दिमाग। लॉग बेस में दे दिया 5, वैल्यू भी दे दी कितनी? 5। 5 की पावर क्या रखो कि आंसर 5 आ जाए? सोचो भाई सोचो, 5 की पावर क्या रखी जाए कि आंसर 5 आ जाए? तो बेटा आप सभी को मालूम है कि 5 की पावर जब 1 रखते हैं तभी तो आंसर कितना आता है भाई लोग? तभी हमारा आंसर 5 आता है। चलिए नेक्स्ट log 3 1/3। बताओ भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए? बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए? 3 1/3, बेस में 3 है, वैल्यू 1/3 है। सोचिए 3 की पावर क्या रखूं? 3 की पावर को क्या रखा जाए कि आंसर जो है वो 1/3 पहुंच जाए? क्या आंसर करेंगे बेटा आप लोग इस बार? 3 की पावर क्या रखी जाए कि आंसर 1/3 पहुंच जाए? तो देखो ऐसा है ना, 3 की पावर 0 रखोगे तो 1 आता है, 3 की पावर 1 रखोगे 3 आता है, 3 की पावर 2 रखोगे तो 9 आता है। भाई इंक्रीज होता रहेगा, ये इसमें इंक्रीज होते रहना है, ये इंक्रीज होता जाएगा भाई, ठीक है। अगर पावर को नेगेटिव रख दें तो 3 की पावर -1, तो सोचिए क्या आंसर आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा ना। तो आप इस प्रकार से भी इस चीज़ को सोच सकते हैं कि हाँ भाई आपके लॉग यानी कि जो एंगल हमारा है वो -1 भी आ सकता है। हमारा जो सॉल्व करके जो वैल्यू है, जो पावर आएगी वो -1 भी आ सकती है। सो बच्चों ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए आप जरा इसका जवाब दीजिएगा। हाँ जी 4 1/64, बेस में 4 है, लॉग बेस में 4 है, और ये जो अपना एंगल है वो अपनी जो ये वैल्यू है वो 1/64 है। सो इसमें क्या आंसर किया जाए भाई लोग? इसमें क्या आंसर किया जाए? हाँ जी बच्चों, सो आप जानते हैं कि 4 की पावर -1 होती है कितना? 1/4। 4 की पावर -2 होती है 1/4 का स्क्वायर यानी कि 1/16, और 4 की पावर -3 कितना? 1/64। तो देखो यार इस तरह के कई क्वेश्चन बन सकते हैं, काफ़ी टफ क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। सो आंसर शुड बी -3। अब जरा देखिएगा, अगर ये चीज़ आप सीख चुके हैं, अगर आप इसको नोट कर चुके हैं बेटा तो नोट कर लेना, अगर नोट नहीं किया है तो बाकी देखिएगा मैं इसी चीज़ को एक और तरीके से सिखाता हूँ। ये जो बेस में 2 है यहाँ 8 लिखा हुआ है, लॉग बेस में 2 जो 8 है, क्या इस 8 को आप इस 2 के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो? तो आप बोलेंगे यस 2 की पावर 3। बेस में 2 है और वैल्यू में भी 2 है, तो क्या होगा? आपने इस 2 से 2 इस पूरे पार्ट को हटाई देना है और आंसर डायरेक्टली क्या लिख देना है? 3 लिख देना है। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या है, लॉग 5 आगे 25 है, 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। तो 5 की पावर क्या रखोगी 5 का स्क्वायर बन जाए? ऑब्वियसली 2। आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। यानी कि जब भी बेस में और यहाँ वैल्यू में सेम चीज़ होती है तो ये पूरा लॉग अगर हट जाता है और सिर्फ आंसर क्या बचता है?
पावर बचती है। ये देखिए लॉग 10, जो 1000 है उसको क्या ले सकते हैं 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, और गाइस अपन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि एक रूल आप समझ चुके बेटा कि लॉग है बेस में कुछ भी हो सकता है, बेस में कुछ भी हो सकता है। अगर सोच लीजिए अगर वैल्यू भी a है बट उस वैल्यू की पावर कुछ ना कुछ है, मान लेते हैं n है, लेट्स से दिस इज n, तो इस सिचुएशन में अगर यहाँ भी a और यहाँ भी a तो होगा क्या बेटा, इस पूरे पार्ट ने कैंसिल हो जाना है, हट जाना, और ओनली आप आंसर डायरेक्टली क्या लिखा करेंगे बेटा, आप लोग डायरेक्टली आंसर लिखा करेंगे n। ओके, सो ये चीज़ बेटा मैंने आपको यहाँ पे बताई। अब जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, एक और देखिए, जैसे 5 है 1/25 है। अब ये क्वेश्चन है बेस में 5 और इधर 1/25, उसका आप क्या ले सकते हैं 5/25 यानी 5 का स्क्वायर -2। अब देखो यहाँ 5 यहाँ 5, आंसर डायरेक्टली कितना आ गया भाई, अपन का आंसर कितना आ गया -2। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। तो बॉस अब जरा देखिएगा, अब जरा देखना बेटा, अब थोड़ा इसमें और चीज़ मैं थोड़ी सी लेके आता हूँ, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलेंगे। आपने लॉग कोई पॉजिटिव नंबर का देख लिया, आपने लॉग जो है पॉजिटिव नंबर का देख लिया, बेस में 2, 5, 10 आपने सब ले लिया। अब जरा अगर मान लीजिए मैं बेस में 0 ले लेता हूँ, बोलो भाई, बेस में 2 है और वैल्यू इस बार 0 है, बेस में 2 है और वैल्यू जो है इस बार 0 है, बेस में 2 वैल्यू इस बार 0, 2 की पावर क्या रखूँ कि आंसर 0 आ जाए, सोचिए जरा, 2 की पावर क्या रखी जाए कि पावर जो है वो 0 आ जाए। तो बेटा देखिए 2 की पावर आप कुछ भी रख लो भाई, पॉजिटिव रखोगे तो बढ़ती जाएगी, पावर को नेगेटिव रखोगे तो घटती जाएगी, लेकिन 0 कभी नहीं पहुंचेगी भाई, अरे 0 कभी भी नहीं पहुंचेगी, 0 के क्लोज जाएगी वैल्यू, क्यों जी बच्चों, वैल्यू जो 0 के क्लोज जाएगी लेकिन 0 कभी भी नहीं होगी। सो गाइस इस सिचुएशन में हम आंसर क्या कर देंगे, नॉट डिफाइंड। 2 की पावर कुछ भी रख लूँ, वैल्यू कभी 0 आ ही नहीं सकती। बात समझ में आ रही बच्चों? ओके, यानी कि कभी भी अगर वैल्यू में 0 हो तो आपने आंसर नॉट डिफाइंड कर देना है। लो भाई अब बताओ जरा, बेस में 10 है और वैल्यू इस पर -10 है, बेस में 10 और वैल्यू -10, बताओ भाई 10 की पावर क्या रखूं कि आंसर -10 आ जाए, क्यों जी बच्चों, 0 रखने पर तो आंसर 1 आता है, 1 रखने पर आंसर 10 आता है, 2 रखने पर आंसर 100 आता है, -1 रखने पर आंसर 1/10 आता है, -2 रखने पर आंसर 1/100 आता है। क्या आंसर कभी भी -10 आएगा? आंसर कभी भी -10 नहीं आने वाला। सो गाइस, सो बच्चों इस बार जो है आंसर यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, आंसर विल बी नॉट डिफाइंड, यानी कि यहाँ वैल्यू में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, साथ साथ यहाँ पर भी आंसर कभी भी आपका नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो बॉस ये जो कंडीशन आपने लिखी है, इस कंडीशन में कंडीशन आ जाएगी, ये जो डेफिनेशन आपने लिखी इस डेफिनेशन में कंडीशन आ जाएगी कि ये जो x होता है, ये जो x है जिसको कि हम वैल्यू बोल रहे हैं, वो x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि इट शुड बी ऑलवेज मोर देन 0। ये जो x की वैल्यू है ये हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ, कि मान लीजिए लॉग के बेस में 1 है, बताओ भाई 1 की पावर क्या रखूँ कि आंसर 2 आ जाए, 1 की पावर क्या रखूँ कि आंसर 2 आ जाए, सोचो भाई जरा, 1 की पावर क्या रखा जाए कि आंसर 2 आ जाए, बोले बेटा, 1 की पावर आप कुछ भी रख लो, 0 ही रख लो भाई, नेगेटिव रख लो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आंसर हमेशा 1 आता है, 2 तो कभी आ ही नहीं सकता, तो आंसर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात और लिखना आप लोगों ने कि ये जो x है, जो n, ये जो वैल्यू है वो वैल्यू तो पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 से बड़ी, साथ साथ जो बेस है, तो बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो भाई लोग अब तक जो भी बातें हमने अभी सीखी हैं उनमें देखो बेटा मैंने आपको क्या क्या बताया था, मैंने आपको एक बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन
और दूसरा मैंने आपको बताया लॉगरिथमिक फंक्शन। इन दो के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या चीज़ें हैं, इसमें मैंने आपको बताया कि जो y इक्वल टू होता है वो a की पावर x होता है। y इक्वल टू a की पावर x। यहाँ पर ये जो x है, x हमारे लिए एक्सपोनेंट है जिसको हम पावर भी कह सकते हैं, और a की पावर x रखने के बाद जो सॉल्व होके आएगा वो आपके लिए वैल्यू हो गई। वैल्यू कुछ भी नंबर हो सकता है। अब देखिएगा यहाँ पर एक कंडीशन थी वेयर ये जो a है, जो बेस है, ये जो a है, दिस शुड बी मोर देन 0। ये कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए एंड दिस a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये a जो है ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो भाई लोग अब जब हम लॉग की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो लॉग फंक्शन होता है वो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स होता है। अगर y इक्वल टू ax लिख रहे हैं तो जो लॉग फंक्शन हमारा होता है वो y इक्वल टू लॉग x होता है। y इक्वल टू लॉग x, ठीक है। अब इसके बेस में क्या रहता है, बेस में रहेगा a, ओके। अब देखो जो कंडीशन a के लिए यहाँ पे थी वही कंडीशन वहाँ पे a के लिए उधर भी रहेगी। यहाँ पर कंडीशंस क्या हैं, देखो हमने एक चीज़ देखी कि जो a है भैया, पहली बात वो पॉजिटिव होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 0। साथ साथ a जो है हमारा, ये a वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बेस में जो a है वो a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा, साथ साथ एक बात मैंने और तय की, जो वैल्यू है x, दिस x शुड बी अ पॉजिटिव नंबर। ये 0 से बड़ा होना चाहिए, हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए। सो गाइज ऐसा कुछ चलता है। देखिए अगर हम यहाँ पे डोमेन की बात करें, डोमेन का मतलब x पावर, अब x नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। सो डोमेन को हम यहाँ पे क्या ले सकते थे, -∞ से +∞। अगर रेंज की बात करें, रेंज यानी कि सॉल्व हो की जो वैल्यू आई y की वैल्यू, तो सोचो a कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी रख लो, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। आंसर कभी 0 नहीं बन सकता। किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर तुम कुछ भी रख लो, आंसर या तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, 0 नहीं आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। सो यानी कि जो रेंज है वो 0 से लेकर कहाँ तक होनी चाहिए, इन्फिनिटी तक होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, लॉग की बात करें, यहाँ पर अगर डोमेन पूछा जाए तो डोमेन यानी कि x, डोमेन यानी कि x, और x हमारे लिए क्या होना चाहिए, कोई पॉजिटिव नंबर 0 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और अगर बात की जाए रेंज की, तो रेंज में आप लोगों ने देख लिया हमारे जो y की वैल्यू थी वो नेगेटिव भी आ रही थी, पॉजिटिव भी आ रही थी, y की वैल्यू 0 भी आ रही थी। जैसे आप देख सकते हैं अगर मैं log लिखूँ 2 लिख दूँ 16 तो योर आंसर विल बी 4, पॉजिटिव आ रहा है। ये चीज़ अगर मैं लिखता हूँ log 1/8 तो आंसर आपका कितना हो जाता है, -3, राइट। अगर मैं लिख दूँ log 2 1, अब log 1 की वैल्यू आंसर विल बी 0। सो आप देख सकते हो सॉल्व करके जो आंसर आता है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, वो नेगेटिव भी आ सकता है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, -∞ से लेकर +∞ तक। ये हमारा हो गया log फंक्शन, ओके। अब जरा इसमें एक बात देखिएगा, एक्सपोनेंशियल को log में कन्वर्ट कैसे करोगे, ये दे रखा है तो आप उसको उसमें कन्वर्ट कैसे करोगे। कन्वर्ट करने का तरीका देख लेना भाई, जो भी सिखाऊंगा वो वही तरीका फिर हमेशा आगे लगेगा फिर, ठीक है। देखिएगा मान लीजिए जैसे हमारे पास है log 2 है इक्वल टू में 8 है, राइट। और इसका आंसर आप सभी को मालूम है क्या, आंसर इसका आना है 3। देखिए अगर मैं इस log को यहाँ से हटाना चाहूँ तो हटाने का तरीका क्या है, log इस पूरे पार्ट को छुपा दो, रह क्या जाएगा 8। जो 2 था इस 2 को भैया उस 3 के चरणों में गिरा दो, अर्थात 3 पावर बन जाएगा और बेस में क्या आ जाएगा उसके 2, क्योंकि 2 यहाँ पर बेस था तो उस साइड जाकर के वो क्या बनेगा, बेस बनेगा। तो देखो क्या आ गया, 8 इक्वल टू 2 की पावर 3। सही बात है, एकदम सही बात है। और मान लीजिए मैं लिखता log 4 16, आपको मालूम है इसका आंसर क्या आना है, इसका आंसर आएगा 2। सो गाइस आप देख सकते हैं 16 यहीं रहेगा और ये जो 4 है ये 4 वहाँ जाके बेस बन जाएगा और उसकी पावर में क्या आ जाएगा, पावर में उसके आ जाएगा 2। यानी कि अब यहाँ तो देखो मैंने नंबर्स लिए हैं, अगर मान लीजिए ऐसे होता log बेस में a है, यहाँ x है, उधर y है। अब क्या करोगे भाई, अब क्या करोगे, सो x यहीं रहेगा, ये a राइट साइड में जाके y के चरणों में गिर जाएगा,
और आप देख सकते हैं x इक्वल टू क्या हो गया a की पावर y। बात समझ में आ रही बच्चे? हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत? मान लीजिए आपसे क्वेश्चन दे दिया गया, आपको क्वेश्चन दे दिया गया log 3 यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 0। हाँ जी, कहता कि सॉल्व, आपसे बोल दिया गया सॉल्व फॉर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ज़रा सोचिएगा, ये log है यहाँ पर, ठीक है। log अगर हटाओगे तो क्या रह जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1, 2x माइनस 1 के अपॉन में क्या रहेगा x प्लस 1। राइट साइड में 0 था और तो पावर बन जाएगा किसका 3 की पावर बन जाएगी, और 3 की पावर 0 यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस 1 इक्वल टू में x प्लस 1, 2x माइनस x विल बी x, और 1 को राइट में भेजो तो क्या बन जाएगा 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2। सो यानी कि x को अगर आप यहाँ पुट करोगे तो जैसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, और 2 प्लस 1 3, 3/3। सो log 3 और 3/3 करके 1, और log 1 की वैल्यू ने क्या आ जाना है बेटा, log 1 की वैल्यू ने आ जाना है यहाँ पे 0। तो भाई लोग ये रूल को याद रखना कि कैसे आप log को कन्वर्ट करते हो, ओके। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। देखो ये जो आपका लॉगरिथमिक है ये अप्लाइड मैथ्स का भी पार्ट है, ठीक है। अब आप ये चीज़ सीख चुके हैं, इसमें अब एक बात याद रखिएगा, हमारा जो लॉग होता है, लॉग भी अपना 2 प्रकार से चलता है, 2 प्रकार के लॉग होते हैं भाई। वैसे तो लॉग के बेस में कुछ भी हो सकता है, लॉग के बेस में 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, A B C D कुछ भी आ सकता है भाई, ठीक है। लेकिन बेस के बेसिस पे लॉग को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है हमारा कॉमन लॉग, एक होता है कॉमन लॉग, और एक होता है नेचुरल लॉग। एक होता है भाई लोग कॉमन लॉग, दूसरा होता है नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग क्या है भाई, एक ऐसा लॉग जिसे सब यूज़ कर रहे हैं। देखो लॉग कहाँ यूज़ होता है, लॉग को यूज़ किया जाता है सिंप्लीफिकेशन के लिए। जब भी कभी कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आपके सामने आती हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे बोलता हूँ कि 2 की पावर x रख के आंसर आ रहा है 16, तो आपको मालूम है x किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूँ 2 की पावर x रख के आंसर आ रहा है 8, अब आपको मालूम है कि x की वैल्यू क्या होगी 3। लेकिन भाई अगर मैं आपसे बोलूँ 2 की पावर x रख के आंसर 9 आ रहा है, 2 की पावर x रख के जो है हमारा आंसर 9 आ रहा है। अब बताओ इस सिचुएशन में क्या करोगे। अगर मैं आपसे बोलूँ 10 है, 10 और यहाँ पे 100 है, तो आप सभी को मालूम है कि x की वैल्यू क्या होगी 2। लेकिन भाई अगर मैं तेरे से बोलूँ कि अगर यहाँ पे 102 है, अब बता भाई अब x किसके इक्वल होगा। इस तरह की कैलकुलेशन को कैसे करें। तो ये जो हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ पर ये सब चीज़ चलती है भाई, ठीक है। तो इसको करने का तरीका होता है कि हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में लॉग लगा देते हैं, राइट साइड में भी लॉग लगा देते हैं, राइट साइड में भी लॉग लगा लेते हैं। इस लॉग के बेस में 10 रखते हैं, उस लॉग के बेस में भी 10 रखते हैं, लॉग के बेस में 10 रखा जाता है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, आपको मालूम है ये तो कैंसिल हो जाना है, ओनली बचेगा क्या x, ठीक है। और यहाँ पे क्या है log 102 है ना, log 102, इसकी वैल्यू हम लॉग टेबल के थ्रू देखकर हम इसका आंसर बता सकते हैं। एक लॉग टेबल आती है, उसमें इन सब की वैल्यूज़ लिखी होती हैं, log 102, log 100, इन सब की वैल्यूज़ इसमें होती हैं। तो उसके थ्रू हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अपना आंसर 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। तो वो मेरे को एक्जैक्टली मालूम नहीं है कितना आएगा, लेकिन आएगा कितना 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा भाई, ठीक है। तो भाई लोग आपने यहाँ पे देखा कि अच्छा जैसे लॉग टेबल होती है, इस लॉग को कैलकुलेटर के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर के थ्रू उसमें भी ट्रिक होती है, ठीक है, बताऊंगा वो भी। तो देखिए ऐसा है ना, यहाँ पर बेस में कितना था 10, बेस में 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। अब हर बंदा अब अलग अलग बेस लेने लग जाए, 2 3 4 5, तो कितने टेबल बनाते रहोगे। एक फिक्स टेबल होनी चाहिए जिसको सब यूज़ करते हो, ठीक है। तो जो टेबल हमारे पास बन के आती है वो क्या, वो कॉमन लॉग वाली होती है, जिसके बेस में टू द बेस क्या होता है 10 होता है, ठीक है। तो जो आप केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जो टफ कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते होंगे, जो हमारे स्टैट्स वाले बच्चे हैं, फाइनेंस वाले बच्चे हैं, वो जो लॉग यूज़ करते हैं वो कॉमन लॉग यूज़ किया करते हैं, ठीक है। बाकी एक दूसरा लॉग है, ये क्या है हमारा x, लेकिन इसके बेस में क्या होता है
इसके बेस में ई होता है, यहाँ पर बेस होता है 10, इसमें बेस होता है 10, और यहाँ पर जो बेस है वो क्या होता है, ई, बेस में ई होता है भाई लोग। अगर आप कुछ ना लिखो, सिंपल log x लिख दिया, सिंपल log x लिखा हुआ है, तो याद रखिए अगर सिर्फ log x लिखा हुआ है इसका मतलब भी बेस में e ही है। अगर बेस में e नहीं है तो लिखो क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या है। अगर कुछ नहीं लिखा भाई तो क्या मान लिया जाता है, बेस में e है। ओके, ln x ऐसे भी लिख देते हैं भाई, नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करने के लिए ln x भी लिखा जाता है। अब सुन लीजिए, जो हमारे मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, जो भी आप कैलकुलस वाला पार्ट देखेंगे पूरा, वहाँ पर सिर्फ नेचुरल लॉग चला करेगा, ठीक है। कॉमन लॉग कभी भी नहीं आएगा भाई, ठीक है। कॉमन लॉग अगर आएगा भी तो यहाँ पे जब भी कभी वैल्यू में यहाँ पे भी नंबर होगा 22, 23, 24, उस सिचुएशन में बेस में 10 रहा करेगा। लेकिन याद रखिए जब भी यहाँ पर कोई वेरिएबल होगा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमेशा हमारे यहाँ पे ई ही रहा करेगा। ओके, तो ठीक है, ये हो गया नेचुरल लॉग हो गया, कॉमन लॉग हो गया। अब देखिए ये जो हमारा कॉमन लॉग होता है, देखो टेबल देखने की भी ट्रिक होती है, वो मैं इस पे नहीं सिखाऊंगा। बाकी कैलकुलेटर से, और आपके पास कैलकुलेटर है, किसी भी नंबर का लॉग निकालना है, किसी भी नंबर का लॉग निकालना है, तो उसके लिए रूल होता है, रूट, देखो कैलकुलेटर पे रूट होता है ना, रूट प्रेस करो 19 टाइम्स, माइनस करो 1 और मल्टीप्लाई कर दो 227,695 से। ये किसी भी नंबर का अगर लॉग आपको निकालना है, इस ट्रिक से आप लॉग निकाल सकते हैं। जैसे कैलकुलेटर है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और 00 प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न और रूट का भी उसमें ऑप्शन है। ऐसे बटन बन रखे होते हैं ना, क्यों भाई बच्चों कैलकुलेटर पे। तो भाई लोग करना क्या होता है, जैसे अगर मुझसे बोल दिया जाए कि भाई बताओ log 100 की वैल्यू क्या होती है, बेस में 10 है, आंसर मालूम है मुझे, आंसर 2 है, ठीक है। तो क्या करोगे, आपकी जो कैलकुलेटर की स्क्रीन है 1 दबाओ, 00 दबा दो, स्क्रीन पे यहाँ 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो रूट कितनी बार प्रेस करना है, 19 टाइम्स। तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, ये जो रूट वाला बटन है 19 बार तरीके से गिनकर 19 बार दबाओगे रूट, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कितनी बार, 19 टाइम्स। ऑन मत दबा देना, ऑन का भी बटन होता है ना, वो मत दबा देना, सी वाला बटन मत दबा देना भाई, ठीक है। जब रूट 19 टाइम्स प्रेस कर दिया तब माइनस करना कितना, 1, माइनस कर देना 1, माइनस करने के बाद ये ऑन मत दबाना भाई, ऐसे ही चलता रहेगा। मल्टीप्लाई कर देना किससे, 227,695 से। जो भी सॉल्व करके नंबर आएगा वही आपका लॉग हुआ करेगा उसका। ये कॉमन लॉग को फाइंड करने की ट्रिक होती है भाई, ठीक है, कैलकुलेटर के थ्रू बनाई गई है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, बाकी नेचुरल लॉग के लिए भैया ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। ओके, ठीक है बॉस, ये आप समझ चुके हैं। अब आपको मैं बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। कुछ रूल्स हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन के कुछ रूल्स होते हैं। अब मैं आपको वो सारे फंक्शन, वो बातें सिखाऊंगा। तो रूल्स में देखो क्या क्या आता है, जरा देखिएगा। देखो सबसे पहला रूल जो आप स्टार्टिंग में समझ चुके थे आज, कि लॉग है, बेस में a है और a की पावर n है। यहाँ भी a, बेस में a, यहाँ बेस में भी a, ऊपर n। सो इसका आंसर क्या होता है, n होता है। ये तो आपको स्टार्टिंग से मालूम है, सबसे पहले मैंने इस चीज़ को लिखवा दिया था। इसके बाद लॉग बेस में कुछ भी हो सकता है, m इंटू एन है, m इंटू एन। सो भाई लोग सुन लो, इसको सॉल्व करके जो आता है m, लॉग जो होता है ये m के साथ भी चला जाता है, प्लस का साइन आ जाता है, और ये जो लॉग है वो n के साथ भी चला जाता है, ठीक है। बेस में a था, बेस में a था। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है भाई लोग, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपसे बोल दिया जाता है कि log x प्लस 1 log x प्लस 1 x माइनस 2 है, ये है। अब बेस में मान लेते हैं इसके 6 है, बेस में 6 लिखा हुआ है।
तो log क्या होगा, log x प्लस 1 के साथ भी चले जाएगा, जो log है वो x माइनस 2 के साथ भी चले जाएगा, दोनों के बीच में क्या रहेगा 6 रहेगा। ओके अच्छा मान लेते हैं log x log 2x और यहाँ पे दे दिया है हमें 6 दे दिया है। ओके और अब हमको बोल दिया गया कि फाइंड x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बेस पे 10 है भैया, यहाँ पे बेस पे 10 चल रहा है, तो क्या करोगे भाई इस सिचुएशन में, देखो अब सिंपल है, log x log बेस में क्या 10 2x इक्वल टू में चल रहा है 6। अब देखो भाई लोग ऐसा है ना, log जैसे इसको आप वो लिख लेते हो तो उसको ये भी तो लिख सकते हो, log m प्लस log n है, यानी कि उस m और n की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, log यहाँ पे x की मल्टीप्लाई 2x से कर दूँगा, बेस में 10 ही रहेगा, इक्वल टू में क्या रहेगा 6, और आप देख सकते हैं log रहेगा 10 2x स्क्वायर इक्वल टू में 6। ओके अब देखो यहाँ से अगर आप log हटाएंगे तो लेफ्ट में क्या रह जाएगा 2x स्क्वायर, और जो 6 की पावर, जो 6 है वो पावर बन जाएगी किसकी 10 की। ओके और x स्क्वायर की वैल्यू फिर 10 की जो पावर 6 है इसको 2 से डिवाइड करके ये आपका x स्क्वायर आ जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से आपकी 10 की पावर 6 के अपॉन में 2, इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर 6 10 लाख डिवाइड बाई 2। सो हमारे जो x की वैल्यू है रूट के अंदर 5 लाख आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी रूट के अंदर 5 लाख आ जाएगी। नेगेटिव वाले नंबर को भाई हम रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर पुट नहीं कर सकते ना, सो हमने पॉजिटिव वाली वैल्यू को यहाँ पे कंसीडर कर रखा है। ओके सो भाई लोग अब ना इसके वेरिफिकेशन वाले पार्ट को देखते हैं, प्रूव करते हैं इसको, जो प्रॉपर्टी इस पर एक बार प्रूव करके देखते हैं। तो देखो भाई ऐसा है, इसका जो प्रूफ है, लेट कर लो कि ये जो log बेस में a m है ये x के इक्वल है, एंड ये जो log बेस में a n वो y के इक्वल है। सो इस log को अगर आप यहाँ से हटाओगे तो m रह जाएगा और a की पावर बन जाएगी x, यहाँ से log हटाओगे तो n रह जाएगा और a की पावर बन जाएगी y। ओके देखो राइट हैंड साइड तो क्या होगी x प्लस वाई, मुझे मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, लेफ्ट हैंड साइड की। तो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने इस m की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ n के साथ, मैं m की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ n के साथ। तो देखिए a की पावर x, a की पावर y, a की पावर क्या बन जाएगा x प्लस वाई, ये हो गया m इंटू n, m इंटू n की वैल्यू क्या आ गई a की पावर x प्लस वाई। ठीक है अब देखो दोनों साइड लॉग लगाओ, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, दोनों साइड लॉग लगा दिया। इस लॉग के बेस में a लिया, इसके बेस में भी मैं a ले रहा हूँ। ठीक है अब देखो log a m इंटू n, अब देखिए ये दोनों a सेम हो गए, तो बचा क्या भाई x प्लस वाई, और x था किसके इक्वल भाई, x था log a m के इक्वल, y किसके इक्वल था log a n के इक्वल। तो भाई लोग ये इसको करने का तरीका हो गया, ये इसको हमने वेरीफाई भी कर लिया, हमने इसको प्रूव भी करके दिखा दिया। सो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ प्लस का साइन आया, मल्टीप्लाई करके प्लस का साइन आ रहा है। अगर यही चीज़ मान लो इसमें हम डिवाइड करते, ये आप पॉज करके भैया नोट भी कर सकते हैं चीज़ों को। अगर यही चीज़ मेरे बच्चों log a x बाई वाई, log a x बाई वाई, और log x, यहाँ x बाई वाई है तो log y आ जाएगा, और बेस में a था, बेस में a रहेगा। जब मल्टीप्लाई थी भैया तब हम प्लस कर रहे थे, यहाँ x बाई वाई है डिवाइड में है
तो यहाँ देखो बीच में क्या आ गया, माइनस का साइन आया। तो जैसे मैंने उस चीज़ का प्रूफ किया है, मैंने यहाँ पे एक्स वाई लिख दिया। आप चाहे तो एम एन भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। ये ध्यान रखना लेकिन नियम को यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास में डिफरेंशिएशन जो होता है उसमें ये चीज़ यूज़ होती रहेगी भाई लोग। इसका प्रूफ नहीं बताऊँगा भाई, इसे आप लोग कुछ समझ लीजिए ऐसे। देन नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी, जो नेक्स्ट रूल है लॉग का, वो ये है भाई लोग कि लॉग के बेस में कुछ भी हो, उसकी जो वैल्यू है, मान लेते हैं b है और उसकी पावर n है। लॉग बेस में a और यहाँ b की पावर n है। सो इस सिचुएशन में होता क्या है, लॉग ऐसे ही रहेगा, a ऐसे ही रहेगा, b ऐसे ही रहेगा, बट वो जो पावर होती है n, वो n हमारी पहले आ जाती है, यहाँ लग जाती है n log b, बेस में क्या रहता है a। ये हमारा आंसर आ गया है, ये हमारा आंसर आ गया वैल्यू। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, जैसे अगर मान लीजिए कभी लिखा हुआ है log 2 और 4 की पावर 3 है, 4 की पावर क्या है 3, तो आप क्या कर सकते हैं, इस 3 को उठा के पहले ला सकते हैं, 3 पहले आ जाएगा और आगे क्या रह जाएगा log 2, यहाँ रहेगा 4। आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, आंसर चेंज नहीं होगा। अगर यकीन ना हो मेरी बात का तो देखो मैं यकीन दिलाता हूँ। यहाँ log है 2 है, 4 की पावर 3 कितना होता है 16, 64, और 64 का मतलब कि 64 का मतलब कितना होता है 2 की पावर 6, और ये 2 यहाँ पे 2, तो आंसर कितना आ गया 6। अब जरा इसको देखो 3 log 4 है, 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ 2 और यहाँ 2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ओनली 2, और अगेन आपका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ भी 6 और वहाँ पर भी आपका आंसर क्या आ रहा है 6, इधर भी 6 है और उधर भी आपका आंसर 6 है। तो भाई लोग ये रूल है। अब देखो इसको वेरीफाई भी किया जा सकता है। देखो जैसे ऐसे समझिए, मान लीजिए log x का स्क्वायर है, मान लेते हैं log x का स्क्वायर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा, log x इंटू एक्स लिख सकते हैं। और जो log x इंटू एक्स है उस पर आप इस सेकंड प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या, कि log x प्लस log x, और आप देख सकते हैं log x यहाँ पे 2 बार आ गया, इसलिए क्या आ गया 2 log x। अब मान लीजिए यही चीज़ अगर यहाँ पे 3 होती तो यहाँ पे x की मल्टीप्लाई 3 बार होती, तो यहाँ पे 1 log x एक्स्ट्रा आ जाता, और यहाँ पे 2 की जगह क्या आ जाता 3 आ जाता। यहाँ 4 होता तो यहाँ पर 4 आता, यहाँ 5 होता, यहाँ पर 5 आता, यहाँ n होता n टाइम्स, तो गाइस क्या बन जाएगा n log x। बेस से भाई फ़र्क नहीं पड़ता, a बेस चाहे कुछ भी हो वो वही रहेगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आइए बच्चे, सो ये हमारी नेक्स्ट 4th प्रॉपर्टी होगी, इससे आप नोट कर सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। कहीं लॉग में कई सारी प्रॉपर्टीज हैं यार। अब देखिए जरा, लॉग में एक रूल है, कभी अगर a की पावर में log x हो और यहाँ बेस में भी a हो, देखो a, दोबारा देखिए इसको, बेस में a की पावर में क्या log x, और इस log के बेस में भी क्या है a, जो यहाँ पे है वही इधर है। अगर ऐसा कभी आपको दिखता है तो आपने इतने पार्ट को ना हटा देना है, गैप कर देना है, इस वाले पार्ट को आप लोगों ने गैप कर देना है यहाँ से, और ओनली आपका आंसर बचेगा कितना x। आपको मेन जो आंसर लिखना है सिर्फ इसको लिखना है x को। इसको प्रूफ किया जा सकता है, कैसे करें प्रूफ, देखो भाई इसका जो प्रूफ होगा वो क्या होगा, ये जो हमारा log x बेस में a है, इसे कुछ नाम दे दीजिए, लेट्स से इसको हम m नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये m है। ओके, y भी नाम दे सकते हैं आप। इस log को यहाँ से हटाओ तो x यहीं रहेगा, log हटेगा तो वहाँ जाके a की पावर में m आ जाएगा, a की पावर में m आ जाएगा। ओके, अब देखो ये जो था ये क्या बन गया, a की पावर में log a की पावर x और a
इस वाले पार्ट को आपने क्या बोल दिया, m, और जो a की पावर m है वो किसके इक्वल है, वो किसके इक्वल है भाई लोग, वो x के इक्वल है। तो सिंपल से इसका प्रूफ है, जैसे जैसे और मान लीजिए लिखा होता है 2 log 2 x स्क्वायर। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो आंसर में क्या आ जाना है, आंसर में आ जाना है सिंपल x का स्क्वायर, आंसर x का स्क्वायर आ जाएगा। मान लीजिए अगर लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ है 9 log बेस में 3 है, यहाँ x है, इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब आप सोचेंगे यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 9 लिखा हुआ है, जबकि मैंने क्या बोला, जो इधर होगा वही यहाँ नीचे भी होना चाहिए, है ना। तो देखो भाई कुछ लगाओ जुगाड़, कुछ तो अगर क्वेश्चन दिया है तो कुछ उसमें बात होगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 9 है, 9, उस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, उसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और उसकी भी पावर कितनी है log 3x। तो देखो 3 है, इस 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ हो जाएगी, तो 2 इंटू log x, यहाँ 3 रहेगा, ओके। अब देखो एक प्रॉपर्टी थी ना ये वाली, आप इसको ये लिख लेते हो, इसको ये भी तो लिख सकते हो। आप जनरली करते क्या हो, वैल्यू की पावर को आप आगे ले आते हो। तो अगर यहाँ पावर पहले से आगे तो उसको दोबारा वैल्यू की पावर बना तो सकती हो ना। तो मैं क्या कहूँगा, इस 2 को इसकी पावर बना देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 3 log 3 और x का स्क्वायर। और अब आप इसमें देख सकते हैं यहाँ 3 वहाँ 3, तो अल्टीमेटली आपका आंसर सिर्फ बचना कितना है, आपके आंसर में बचना है x का स्क्वायर। बोलो भाई लोग समझ में आया या समझ में नहीं आया, समझ में आ रहा तो भाई कमेंट करते रहो। तो भाई लोग अब जो है 5 प्रॉपर्टीज़, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली हैं। अब देखो रूल्स वैसे बहुत सारे बन सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है भाई वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ सारे। जो नेक्स्ट रूल है भाई, देखो अगर कभी बेस चेंज करना हो, जो भी नंबर है इसका देख लेना, आई थिंक 6 है, log बेस में a है, उधर b है, बेस में a मुझे हटाना है, मुझे बेस में a नहीं चाहिए, कुछ और नंबर चाहिए, c चाहिए मुझे बेस में, log b रहने दो, a है बेस में, log a से इसको डिवाइड कर दो, जो ऊपर वाले का बेस रखोगे वही इस नीचे वाले का भी बेस आपको रखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मुझसे बोलता है log बेस में 2 है, यहाँ y है, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log y अपॉन में log 2 लिख सकते हैं। अब तुम्हारी मर्जी है, यहाँ बेस में क्या लिखना चाहते हो, लेट से मैं e लिखना चाहता हूँ, यहाँ नीचे भी क्या लिखूँगा e, वो ज़रूरत के अनुसार हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे क्या चाहिए उसमें। यहाँ 10 लिख रहा हूँ तो यहाँ नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा 10, वैसे चेंज हो जाता है। इसका प्रूफ भी है भाई, देखो प्रूफ किया जा सकता है इन चीज़ों को, आसान है सब चीज़, लेकिन मेन बात है कि रूल आपको याद रखने पड़ेंगे सारे। जैसे इसमें आप मुझे log a b, इसे अगर आप x मान लें तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की पावर x, b की वैल्यू आ जाएगी a की पावर x। अब लेफ्ट में log लगाओ, ओके, लेकिन इसके बेस में जो भी आप बेस लाना चाह रहे थे वो लगा दो, log c लगा दिया, log a x, और इसके बेस में क्या लगा दिया c ले आई। अब देखो होगा कि ये x तो पहले आ जाएगा, रूल है x पहले आ गया, log a बेस में c, log b बेस में c, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी log b बेस में c अपॉन में log a बेस में c, और x था किसके इक्वल, x था किसके इक्वल, log b बेस में a। सो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब एक रूल और समझिएगा, काम की चीज़ें सारी जो आपको याद रखनी पड़ेंगी भाई। अब एक रूल और समझिएगा, log a इधर b है इंटू log इधर b इधर a है, देख रहे हो दोनों एक दूसरे में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। क्यों जी, आंसर क्या आता है 1 आता है। प्रूव करने का तरीका सिंपल है, इस log b अपॉन में आप क्या ले सकते हैं, log a ले सकते हैं, यहाँ e ले लो, इधर e ले लो, मर्जी आपकी कुछ भी ले सकते हैं, इनटू log a अपॉन में क्या आ जाएगा log b, यहाँ e ले लो, यहाँ e ले लो,
सब कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? सो बोलो भाई लोग, याद रहेगा या नहीं रहेगा? सिंपल सी चीज़ है, ये भी आसान है, कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें। अच्छा, जैसे अगर कभी लिखा हो मान लो log 2 इधर 4, तो याद रखिए 1 के अपॉन में अगर कभी हो log, तो यहाँ नीचे 4, आंसर दोनों में क्या रहता है? आंसर दोनों में ही अपना ही सेम रहा करेगा। ठीक है, ये इसी प्रॉपर्टी से हुआ है। देखो कैसे, यहाँ पर क्या है भाई लोग, log था a b, इसको उठा के उसी 1 के नीचे ले आओ, 1 log b, और इधर क्या रहेगा अपने log b log a, और नीचे आ जाएगा b। आप इस प्रकार से इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका आंसर कितना आना है, इसके आंसर ने आना है वैसे 2। ठीक है, अब सोचो ये जो 2 है, ये 2 को आप क्या ले सकते हो, 4 का स्क्वायर रूट, तो यानी कि इसके आंसर में क्या हो जाना 1/2, और वो 1/2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। सो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी, इसको भी आप लोग याद रखेंगे भाई लोग। अब जैसे आपने भाई 7 प्रॉपर्टीज देख ली हैं, a की पावर में है log b c, याद रखिए ये c और a को भी आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, c log b, बहुत ही रेयरली यूज़ होगी बट याद रखने वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे बोलता हूँ 2, यहाँ बेस में मैंने 2 ले लिया, log है यहाँ ले लेते हैं 3, या फिर यहाँ ले लेते हैं 4, तो ले लिया 16। ठीक है, और 16 log 4, और इधर क्या रहेगा 2। इन दोनों में ही हमारे आंसर में सेम आना है। आप देख सकते हैं यहाँ 2 है, 4 की पावर 16 लाने के लिए हमें इसका आंसर जो बनेगा वो 2 बनेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। और अगर इसकी बात करेंगे तो 16 log, ये जो 2 है ये क्या है, ये 4 का स्क्वायर रूट है, तो इसकी पावर में क्या बनना है 1/2, और यहाँ पर भी आंसर क्या बनेगा, आपके आंसर में क्या आना है, सेम आना है। ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी और देख लो भाई, फिर क्वेश्चन देखते हैं कुछ। अगर कभी log लिखा हुआ है, log के बेस में a है और उस बेस की पावर है b, और इधर है c। ओके, तो देखिए होगा क्या, अब log के एंगल में c है और बेस में a की पावर b है, तो इस सिचुएशन में क्या करना है, देखो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ किससे, log a की पावर b से, अगर बेस चेंज करना हो तो। ठीक है, अब जरा सोचो ये जो b है, ये b हमारा पहले आ जाएगा, log c log a और 1/b। और ज़रा सोचिए, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कभी log a c लिखा हो तो उसको आप क्या ले सकते हो, log c बाय log a। सो यानी कि आप इसको दोबारा से क्या ले सकते हो, log c, जिसके बेस में क्या है a, लेकिन जो b है वो क्या आ गया, बाहर आ गया। यानी कि जो बेस की पावर होती है उसको आप बाहर ले आते हो, लेकिन डिनोमिनेटर में। ठीक है, देखो आपने क्या सीखा अब तक, आपने अब तक क्या पढ़ा हुआ है, पहले जो मैंने अब तक आपको रूल बताया था उसमें क्या था कि अगर log है a की पावर b है बेस में और c की पावर d है, तो d ऊपर आएगा, log रहेगा, c रहेगा। जो a की पावर b है वो b नीचे आएगा, वो b हमारा नीचे आएगा, और बेस में क्या रहेगा उसके, a रहेगा। a ने बेस में ऐसे ही रहना, बस जो बेस की पावर है वो बाहर आ गई लेकिन डिनोमिनेटर में, और जो log की वैल्यू थी उसकी पावर पहले आ गई लेकिन वो न्यूमरेटर में है। ठीक है, सो ये हमारे log के जितने रूल्स हैं भाई सब मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हालांकि कई सारी चीज़ बनती हैं। ठीक है, बाकी अब देखिए जरा क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन है इवैल्यूएट, फाइंड द वैल्यू ऑफ log बेस में 3 4 log 4 5, फिर log 5 6 log 6 7 log 7 8 log 8 और 9। ये देखो भाई लोग इस तरह से चल रहा है, ये क्वेश्चन है भाई लोग, कह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। आप जरा सोचिए ये log 4 है, इसके अपॉन में log 3 आ जाएगा, log 5 है,
इसके अपॉन में log 4 आ जाएगा, log 6 है, अपॉन में क्या आ जाएगा, log 5 आ जाएगा, log 7 अपॉन में इसके log 6 आ जाएगा, log 8 इसके अपॉन में log 7 आ जाएगा, लास्ट log 9 इसके अपॉन में log 8 आ जाएगा, राइट। अब जरा सोचिए, log 4 से ये कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, 6 से ये कैंसिल, 7 से ये कैंसिल, 8 से ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा log 9 अपॉन में log 3, और यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो यानी कि आप इसको लिख सकते हैं क्या, log 9 जिसके बेस में क्या आ जाएगा 3, और सोचिए 3 की पावर क्या रखें कि 9 आ जाए, और आपको आंसर मालूम है इसका, आपके आंसर ने आ जाना है 2। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफिकेशन के लिए क्वेश्चन है कि 1 के अपॉन में 1 प्लस log BC बेस में A प्लस 1 के अपॉन में log AC बेस में B प्लस log 1 के अपॉन में log, ये 1 प्लस भी चल रहा है, 1 प्लस log AB बेस में छोटा सा c। कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करो भाई लोग, इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है। ओके, सो कैसे किया जाए, तो देखो बच्चों ऐसा है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में 1 है, log BC है ना, इसको log A से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर 1 के अपॉन में log AC है, इसे log B से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ 1 के अपॉन में 1 प्लस log AB है, इसे log C से डिवाइड कर देते हैं। अब देखो, जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो log A की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, log A प्लस में log BC अपॉन में जो log A था वो ऊपर आ जाएगा, राइट। ऐसे ही यहाँ पे log B प्लस में log AC, log B इस बार ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे log C प्लस में log AB, यहाँ log C हमारा ऊपर आ जाएगा। अब देखो यहाँ A लिखा है, यहाँ BC लिखा है, बीच में प्लस का साइन है, यानी कि log ABC, यहाँ पर भी इसने क्या बनना है, log ABC, यहाँ पर भी इसने क्या बनना है, log ABC। न्यूमरेटर में क्या चल रहा है, log A प्लस log B प्लस में log C। अब सोचिए जब बेस हमारा सेम है, log डिनोमिनेटर सेम है log ABC, तो log A प्लस log B प्लस log C, उसने भी अल्टीमेटली तीनों ने मल्टीप्लाई हो जाना है, क्योंकि सबसे जो दूसरी प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी कि अगर प्लस में है log सारे तो उनके ये एंगल, ये जो हैं वैल्यूज़ उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ABC बन गया, और आप देख सकते हैं कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाना है, आपके आंसर में आ जाना है 1। अब देखो भाई लोग एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोला गया है सॉल्व, क्वेश्चन बोला गया है सॉल्व। क्वेश्चन में दिया गया है कि log बेस में 4 प्लस log x प्लस 3 बेस में 4 माइनस log x माइनस 1 बेस में 4 इक्वल टू 2। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, जो प्रॉपर्टीज अब तक आपने पढ़ी है उनका इस्तेमाल होना है भाई लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबके बेस में देखो 4 है, तो ठीक है, log बेस में 4 8, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस 3 के साथ, लेकिन क्योंकि यहाँ देखो माइनस का साइन है तो डिवीज़न में आ जाएगा x माइनस 1, राइट साइड में रहेगा 2, ठीक है। अब देखो यहाँ है सिंपल से प्रॉपर्टी है कि जैसे log अगर हटाना हो तो देखो 8x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 1, ये यही रहेगा, लेकिन 2 पावर बन जाएगा किसकी, 4 की, राइट। तो देखो 4 की पावर 2 ये बन जाएगा 16, 8x 8 3 24, 16x माइनस में 16x माइनस में 16, और 24 और 16 बन का बन जाएगा 40, और 16x से 8x गया तो बनेगा 8x, और अपने x की वैल्यू आ जानी है 5। ओके, x की वैल्यू आ जाएगी 5। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में कहता है कि नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा भाई log है 2 है बेस में 4 इंटू में है 3 की पावर x, माइनस में दे दिया 6
माइनस में लॉग बेस में 2 ब्रैकेट में 9 की पावर x माइनस 6 इक्वल टू में दे दिया है 1। फिर से वही वाली बात है, बोला गया है सॉल्व करो। फिर से वैल्यू वही सॉल्व करना है। तो देखिए भाई ऐसा है, ये जो लॉग है यहाँ बेस में 2 है, यहाँ बेस में लॉग के 2 है। तो देखिए लॉग 2 4 इंटू में 3 की पावर x माइनस का 6 रहेगा, अपॉन में आ जाएगा 9 की पावर x माइनस में 6 इक्वल टू में 1। ओके, फिर से देखो यहाँ पे वही कहानी हो जाएगी, लॉग हटेगा तो यहाँ 4 3 की पावर x माइनस में 6 अपॉन में 9 की पावर x है ना, इससे बन जाएगा माइनस में 6 और इक्वल टू में रहेगा 2 की पावर में 1। अब देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे बड़ी अजीब सी इक्वेशन आ रही है, यहाँ 3 की पावर x है, यहाँ 9 की पावर x है। यहाँ 4 की पावर 4 इंटू 3 की पावर x माइनस में 6 इक्वल टू में 9x इंटू 2 इंटू में 9 की पावर x माइनस में 6 इंटू 2 करेंगे, इसने बन जाना है 12। ओके, अब देखिए यहाँ 4 है, 3 की पावर x है, माइनस 6 है, 2 ये 9 को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 को 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, माइनस में 12 चल ही रहा है। अब देखो 3 की पावर x यहाँ भी, 3 की पावर x वहाँ भी है, ये कुछ वेरिएबल टाइप का लग रहा है, सेम वेरिएबल। इसमें काम कर लेते हैं, कुछ देर के लिए 3 की पावर x का कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको m नाम दे रहा हूँ। सो 4m माइनस 6 इक्वल टू 2m माइनस 12, 2m स्क्वायर माइनस 12 और 2m स्क्वायर माइनस का 4m और प्लस का 6 वहाँ चलेगा, माइनस 12 प्लस का 6 माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा भाई, फैक्टर्स के बनेंगे माइनस 3m प्लस m कॉमन प्लस 1। सो m की एक वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी और m की एक वैल्यू 3 आ जाएगी। सो m था किसके इक्वल, 3 की पावर x से माइनस 1 आ जाएगा। अब 3 की पावर कुछ भी रख लो, माइनस 1 पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? 3 की पावर आप कुछ भी रख लीजिए, आंसर माइनस 1 नहीं आ सकता। सो 3 की पावर x 3 और यहाँ से x की वैल्यू में आ जाना है 1। सो गाइस यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 1 आ गई है। चलिए भाई लोग अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज लॉग ऑफ 32 5th रूट ऑफ 4 टू द बेस 2 रूट 2। बेस में हमारी 2 रूट 2 है, अब इसका लॉग निकालना है। तो भाई लोग ऐसा है ना, जो 32 5th रूट ऑफ 4, इसका मतलब होता है 32 का मतलब है 2 की पावर 5 और 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/5। अब देखो यहाँ बेस सेम, यहाँ 5 है, वहाँ पे 2/5 है, तो इसका बन जाना है 2 की पावर में 5 बनी 25 2 27 के बट्टे में 5। ओके, अब ऐसे अगर बात करें 2 रूट 2 की, 2 रूट 2 का मतलब कितना होता है 2 इंटू में 2 की पावर 1/2, तो इसमें क्या बन जाना है 2 की पावर में 3/2। ओके, ना हमको निकालना क्या है, ना हमको चाहिए, हमें लॉग निकालना था उसका 32 5th रूट ऑफ 4 5th रूट ऑफ 4 और बेस में क्या चल रहा था 2 रूट 2। अब इसका मतलब क्या है लॉग इसकी जगह क्या आ जाएगा, लॉग 2 की पावर में 27 के बट्टे में 5 और बेस में क्या है 2 की पावर में 3/2। तो भाई लोग मैंने आपको एक बात बताई थी कि लॉग के ये जो जिसका आप लॉग निकाल रही हैं, जो हमारा वैल्यू है वो पावर सबसे पहले आ जाएगी 27 के अपॉन में 5। सो रहेगा क्या, लॉग 2 रहेगा, बेस में 2 रहेगा, लेकिन उसके भी अपॉन में क्या आएगा 3/2 भी तो बाहर आ जाएगा ना। जो बेस की पावर होती है वो भी पहले आ जाती है। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, लॉग हो a की पावर b हो, यहाँ बेस में c की पावर d हो, तो लॉग तो रहता ही है, a रहता ही है, यहाँ c रहता ही है, लेकिन जो b है वो ऊपर आता है और जो d है वो नीचे आता है ना। सो ये ध्यान रखिएगा। सो इस हिसाब से देखो ये लॉग 2 तो ये अपना बन जाएगा 1 और यहाँ बन जाएगा 27 के अपॉन में 5 इंटू 2/3 और 3 से 27 कट जाएगा 9 दूनी 18 के बट्टे में 5। ये हमारा आंसर होना चाहिए भाई लोग।
3.6 हाँ ओके। सो गाइस देखो लॉक के बारे में यार मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई, सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए। हालांकि क्वेश्चन लॉक में हद से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो एक क्लास है, काफ़ी लंबी क्लास हो गई ये भी, बट इसमें 3-4 क्लासें आपकी लग सकती हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी बेटा कमेंट करना, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर आपके लिए फिर लॉक की एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपके लिए और भी टफ क्वेश्चंस, थोड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जिसमें कि आपके जो हमारे CPT फाउंडेशन के जो CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको कवर करेंगे, अपने हमारी अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चे कवर करेंगे, और बाकी जो भी हमारी एंट्रेंस वाले होते हैं बच्चे उनके लॉक को हम इसमें कवर करेंगे बच्चों, ठीक है। सो कैसा लगा एक बार कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना यार, तुम्हारा भला होगा मेरा भी भला होगा। ओके, तो मिलते हैं आप लोगों से, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।